हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्त आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का ईवीएस एनसीईआरटी। और ईवीएस में क्लास थर्ड का जो ईवीएस है, इसमें जितने भी आपका कंटेंट और पेडागोजी से प्रश्न पूछा जाता है सीटेट एग्ज़ाम में, वो सही प्रश्न को आज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है यह वीडियो आपके लिए, और निश्चित रूप से इसमें से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए। और आज आपका एनसीईआरटी क्लास थर्ड तीसरी क्लास का जो एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन ईवीएस होता है, वो सभी आज हम एक ही वीडियो में क्लास थर्ड का ईवीएस आपको हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, आपको फिर दोबारा ईवीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी क्लास थर्ड का, क्योंकि आज हम इस वीडियो में पूरा क्लास थर्ड का प्रश्न को हम लेकर आए हैं। ठीक है, क्लास थर्ड का ईवीएस है एनसीईआरटी का। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, और आपको सीटेट में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए क्लास थर्ड का ईवीएस का जो है ना पूरा क्वेश्चन हम लेकर आपके सामने आए हैं। यदि आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको पूरा नोट्स क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ एनसीईआरटी ईवीएस का नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का ईवीएस। ठीक है, और इसको पढ़ लेने से आपको फिर दोबारा ईवीएस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसी में हम सब जो है से पूरा क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लास थर्ड का एनसीईआरटी ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन है। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है, पहला प्रश्न ब्रेल लिपि। तो आइए ब्रेल लिपि के बारे में जानते हैं कि ब्रेल लिपि क्या था। तो ब्रेल लिपि जो है ना, यह ब्रेल लिपि एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है। ब्रेल लिपि क्या है? एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है, जिसमें एक नुकीले औजार से बिंदुओं को उभारा जाता है। ठीक है, ब्रेल लिपि एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है, जिसमें एक नुकीले औजार से बिंदुओं को क्या किया जाता है? उभारा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि पर उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसको क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने है। अगला पॉइंट है कि ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। ब्रेल का प्रयोग कौन सा व्यक्ति कर सकता है? वैसा व्यक्ति जो आंखों से नहीं देख सकते हैं, अंधों के लिए ब्रेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे व्यक्ति जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, यानी वो आंखों से नहीं देख सकते हैं, वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपके सामने। अगला पॉइंट है कि ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल, जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया था। तो परीक्षा में प्रश्न आपसे इस तरह पूछा जाएगा कि ब्रेल लिपि कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस का था। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर ब्रेल लिपि का नाम रखा गया था। ठीक है, इन्हीं के नाम पर लुइस ब्रेल के नाम पर ही इस लिपि का नाम रखा गया था, ब्रेल लिपि। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ब्रेल लिपि कहाँ के निवासी था? तो फ्रांस के निवासी था, और इन्हीं के नाम पर ब्रेल लिपि नाम रखा गया था। ठीक है, लुइस ब्रेल के नाम पर ही ब्रेल लिपि का नाम रखा गया था, याद रखिएगा। तो ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल, जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपके सामने। लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। देखिए, ब्रेल लिपि का जब उम्र 3 साल का था, तो किसी दुर्घटना से उनकी आंखों की रोशनी क्या हुआ था? चला गया था। ठीक है, 3 साल की उम्र में ही।
आपसे प्रश्न इस तरह पूछ दिया जाएगा परीक्षा में कि लुइस ब्रेल क्या किस उम्र में आँखों की रोशनी चली गई थी, तो आंसर हो जाएगा 3 साल की उम्र में। अगले प्रश्न, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला है, लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। देखिए, लुइस ब्रेल की जो पढ़ाई में रुचि थी वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न तरीकों के लिए क्या है सोचने लगे थे, और उन्होंने जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। ब्रेल जो था यह 6 बिंदुओं पर आधारित था। ठीक है, ब्रेल लिपि जो था वह कितने बिंदु पर आधारित था? 6 बिंदु पर। याद रखिएगा, ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित था। प्रश्न इस तरह पूछ दिया जाएगा आपके परीक्षा में, सीटेट में, कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो 6 बिंदु होते हैं, याद रखिएगा आप। ठीक है, अब चलते हैं आपका अगला। ये तो हो गया ब्रेल लिपि के बारे में हम अभी पढ़े। अब आपका अगला पॉइंट आ जाता है चूहा। ठीक है, तो चूहों की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। देखिए, चूहों की देखने की क्षमता कम होता है पर सूंघने और छूने की क्षमता क्या होता है? अधिक होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपके सामने, नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। कहाँ के लोग दाल में चीनी डालते हैं? तो नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। डांस में क्या होता है? डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं? मुद्रा और भाव कहते हैं। तो प्रश्न इस तरह आएगा कि डांस में हाथ और चेहरे के जरिए जो भावनाएं दिखाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं मुद्रा और भाव कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। तो प्रश्न इस तरह आपसे पूछ दिया जाएगा कि कौन ऐसा पक्षी है जो गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उल्लू। ठीक है, उल्लू हो जाएगा। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उसको क्या देते हैं? गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें क्या करते हैं? गर्माहट भी देते हैं। और पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और उसके जगह पर नए पंख आते रहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। शुरुआत में प्राचीन काल में जो होता था वो बर्तन जो होता था ना, वह मिट्टी के बर्तन होता था। ठीक है, किस चीज़ का बर्तन होता था? मिट्टी का बर्तन होता था। और किस मिट्टी का? तो चिकनी मिट्टी का। ठीक है, किस मिट्टी का? चिकनी मिट्टी का बर्तन बनाए जाते थे शुरुआती समय प्राचीन काल में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। कहवा चाय कहाँ बनाई जाती है? प्रसिद्ध कहवा चाय श्रीनगर में, याद रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, डल लेक श्रीनगर में है। अब आपसे प्रश्न इस तरह पूछ दिया जाएगा परीक्षा में, डल लेक कहाँ है? तो याद रखिएगा श्रीनगर में। डल लेक कहाँ है? तो ये है आपका श्रीनगर में।
तो डल लेक श्रीनगर में है, याद रखिएगा इस बात को। अगला पॉइंट है आपके सामने, शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर डल लेक में जो नाव होते हैं उस नाव का नाम क्या है? शिकारा। शिकारा, ठीक है। तो शिकारा नाम की नाव जो है ना, उस नाव में टूरिस्ट क्या करते हैं? डल लेक में एंजॉय करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। श्रीनगर में जो नाव पाए जाते हैं उसका नाम क्या है? शिकारा, याद रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। हाउस बोट कहाँ पाई जाती है? श्रीनगर में पाई जाती है। अगला पॉइंट है, पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को किससे बचाते हैं? तो कीड़ों से बचाते हैं, ठीक है। कीड़ा खा करके फल को बचाते हैं कौन? पक्षी, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। अब प्रश्न इस तरह आ जाएगा कि बज्जू नामक गांव कहाँ पर है? तो यह आपका है राजस्थान में। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। अगला पॉइंट है आपके सामने, हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इसके सूप को लिंग हु फेन कहते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न इस तरह पूछ दिया जाएगा, कहाँ के लोग सांप खाते हैं? पहला पॉइंट तो आंसर हो जाएगा हांगकांग के लोग, ठीक है। कहाँ के लोग सांप खाते हैं? तो हांगकांग के लोग सांप खाते हैं। और इस तरह से जो प्लेट बनता है, ठीक है, उसको कहते हैं लिंग हु फेन। लिंग हु फेन कहते हैं, ठीक है। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं और सांप के मांस से जो डिश बनाए जाते हैं उसको कहते हैं लिंग हु फेन। लिंग हु फेन कहते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाए जाते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाए जाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। परीक्षा में प्रश्न इस तरह पूछा जाएगा आपसे कि किस राज्य में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। या इस तरह से पूछा जाएगा, कहाँ के लोग नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं? तो ये होगा आपका गोवा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, टैपियोका। टैपियोका एक प्रकार का फल है और परीक्षा में इस तरह से प्रश्न बनेगा, टैपियोका क्या है? तो एक प्रकार का फल है जो केरल में उबालकर खाया जाता है। परीक्षा में प्रश्न इस तरह से आएगा, टैपियोका क्या है और यह टैपियोका कहाँ पाया जाता है? तो केरल में, ठीक है, केरल में पाया जाता है और यह एक प्रकार का फल है जो केरल में उबालकर खाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वल्चर जिसको गिद्ध कहते हैं, या क्या करते हैं? मरे हुए जानवरों को खाता है। कौन मरे हुए जानवरों को खाता है? तो गिद्ध, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। प्रश्न इस तरह से बनेगा आपके परीक्षा में, किस पक्षी की चोंच सुई की नोक जैसी होती है? तो याद रखिएगा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। पक्षी एक में होता है जो कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। कबूतर की चोंच कैसा होता है? गुलाबी और पंख कैसा होता है? ग्रे रंग के, याद रखिएगा।
आपसे पूछ दिया जाएगा। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला पॉइंट के सामने। अगला पॉइंट है आपके सामने, असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं। परीक्षा में प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ पर घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं, तो याद रखिएगा असम। असम में घर जो होता है वह जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं, बैम्बू जिसको कहते हैं, ठीक है। तो असम में घर जो होता है वह ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर होता है और यह बांस से बने होते हैं घर, ठीक है। और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है, याद रखिएगा इस बात को। असम में घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह घर जो होता है यह बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है, यानी कहा जाए तो यह लकड़ियों से ही पूरी तरह से घर बना होता है, ठीक है। कहाँ पर? असम में। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। अभी आपको हम बताए हैं कि असम में घर जो बनता है वह ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर बनता है और जो घर होता है वह लकड़ी से, बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका कारण क्या है कि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने की खतरा बना रहता है। यही वजह है कि असम में जो बांस का से जो बना हुआ घर होता है वह ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। पूछ दिया जाएगा प्रश्न आपसे परीक्षा में कि कहाँ पर 10 से 12 फुट ऊंचे मकान घर बनाए जाते हैं, तो यह हो जाएगा आपका असम में। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती है। परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछ दिया जाएगा आपसे कि कहाँ पर पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मनाली, ठीक है। याद रखिएगा मनाली। और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती है। तो मनाली में जो घर बनते हैं वह पत्थर और लकड़ी दोनों से बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ता है। तो प्रश्न बनेगा कि कहाँ पर पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ते हैं, तो ये आपका होगा मनाली। याद रखिएगा मनाली। मनाली कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है आपके सामने, राजस्थान में मड, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है, के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती है। राजस्थान में जो घर बनता है वह मिट्टी से बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। राजस्थान में मड, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है, से घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से क्या है? बनती है, ठीक है। अगले प्रश्न और अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है आपके सामने, राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग टैंक को क्या कहता है? टंका भी कहता है, याद रखिएगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है आपके सामने, राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। कहाँ के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं? तो राजस्थान के लोग, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है आपके सामने,
राजस्थानी लोग छत को ढालनदार बनाते हैं जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। प्रश्न इस तरह से बनेगा आपकी परीक्षा में, कहाँ के लोग छत को ढालनदार बनाते हैं? तो राजस्थान के लोग। और क्यों बनाते हैं ढालनदार छत? क्योंकि जब बारिश होती है तब पानी को इकट्ठा करते हैं और उस पानी का उपयोग अपने दैनिक कार्य में करते हैं। ठीक है, यानी पानी को संग्रहित कर करके, क्योंकि राजस्थान में बारिश नहीं होती है, मरुभूमि है, तो वहाँ के लोग जो होता है अपने घर को ढालनदार जैसा बनाते हैं जिससे जब बारिश होती है तो पानी जो है ना इकट्ठा हो जाते हैं और उस पानी का उपयोग जो है ना वो अपने दैनिक कार्य में करते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले टॉपिक है आपके सामने, लिंग हू फेन हांगकांग का एक पकवान है। ठीक है, लिंग हू फेन क्या है? एक हांगकांग का क्या है? पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। कहाँ के लोग सांप खाता है? तो हांगकांग के लोग सांप खाता है। ठीक है, और लिंग हू फेन क्या होता है? तो लिंग हू फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला एक पकवान होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो सांप के मांस से जो पकवान बनाया जाता है उसको कहते हैं लिंग हू फेन। यानी सांप के मांस से जो खाने के लिए जो व्यंजन प्लेट बनता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाते हैं? लिंग हू फेन कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है आपके सामने, मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है। प्रश्न इस तरह से पूछ दिया जाएगा आपके परीक्षा में, कौन ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है, एक झटका में अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है? तो ये आपका होगा मैना। मैना जो है झटके से अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक है आपके सामने। अगला टॉपिक है, गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाया जाता है। कहाँ पर मछली नारियल के तेल में बनाया जाता है? तो गोवा में। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक है आपके सामने। अगला टॉपिक है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाती है क्योंकि पक्षियों की पुतली घूम नहीं सकती है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाती है, कारण क्या है? क्योंकि पक्षी का जो पुतली होता है घूम नहीं सकता है। ठीक है, इसी वजह से पक्षी जो है ना अपना गर्दन बहुत हिलाती रहती है। अगला पॉइंट है आपके सामने, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं, इसमें इलायची और बादाम डाले जाते हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या बोलते हैं? कहवा। परीक्षा में प्रश्न इस तरह बनेगा कि चाय को कहवा कहाँ बोला जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में चाय को क्या बोला जाता है? कहवा। इस बात को आप याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? इलायची और बादाम आदि भी डाले जाते हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है आपके सामने, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। आप भी जानते होंगे कि राजस्थान में क्या है? मरुस्थल ज़मीन होता है। राजस्थान मरुस्थल है, वहाँ बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। कहाँ के लोग? राजस्थान के लोग। इनमें दीवार मोटी होती है, मिट्टी से लीप पोतकर सुंदर बनाया जाता है। राजस्थान में जो घर बनी होती है वह घर मिट्टी की बनी होती है और उसकी दीवार कैसा होती है? मोटी होती है। तो परीक्षा में प्रश्न इस तरह से बनेगा आपका कि राजस्थान में जो घर होती है वो किससे बनी होती है? तो मिट्टी से बनी होती है और उसकी दीवार कैसा होती है? मोटी होती है और मिट्टी से लीप पोतकर सुंदर बनाया जाता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है आपके सामने, उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री से अधिक तक घुमा सकता है। कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री से अधिक तक घुमा सकता है? तो ये आपका आ जाएगा उल्लू हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका आज क्लास 3 का ईवीएस समाप्त हुई। अब आपके लिए हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास 4 का ईवीएस। आज आपकी क्लास 3 का जितने भी ईवीएस था
आज आपका समाप्त हो गया। फिर आपको फिर क्लास थर्ड की ईवीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न था चैप्टर वाइज वो सभी प्रश्न को आज हम निचोड़ लेकर आए थे एनसीईआरटी किताब से। फिर आपको दोबारा इस एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने सभी पॉइंट को ऑनलाइन आपके सामने लेकर आए थे। और यहाँ से प्रश्न आपको डेफिनेटली 4-5 प्रश्न देखने को परीक्षा में मिलेगा ही, ठीक है। तो आप इसके याद कर लीजिए, और यदि आप इसको नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स भी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर मुझे व्हाट्सअप करके नोट भी ले सकते हैं। तो फिर अब हम आपके लिए लेकर आएंगे क्लास 4th का, उसके बाद क्लास 5th का भी लेकर आएंगे। तो क्लास 4th का पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम क्लास 4th जैसे ही लेकर आएंगे उसका वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद।